नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 5 क्वेश्चन की इस डेली सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चंस की, और जिनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें बता दूं। सबसे पहले चीज, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेके ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग है, और आपके हैं आपके बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बाकी आपका बीए एलएलबी, एलएलबी, ये सभी कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेज आपको मिलती हैं। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एक यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो देखकर भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि आप इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हमारे उसी तरीके का आपका पैटर्न होगा जैसे कि पिछली के आपकी 3 वीडियोस रही हैं, तो जिसमें मैं आपका 2 ऑर्गेनिक, 2 फिजिकल और 1 इनऑर्गेनिक आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आपके केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। क्या कहता है इसमें? कहता है इसमें 3 रिएक्शंस इसने लिखा है, CO प्लस H2O। देखिए मैं किसी का फेज नहीं लिख रहा हूं, मैं बता दूं सभी के सभी गैसेस फेज में होंगे, ठीक है। CO2 प्लस H2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे दिया इन्होंने। अगली रिएक्शन लिखा CH4 प्लस H2O, और K2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और प्रोडक्ट बन रहा है CO प्लस 3H2। अगला है CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, K3, और ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस 4H2। और कह रहा है कि which of the following is correct। आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है इसमें कौन सा करेक्ट रिलेशन है K1, K2 और K3 के बीच में, ठीक है। K3 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। बी ऑप्शन है K3 इज इक्वल टू K1 K2, ठीक है। और ऐसे ही आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है K3 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर इंटू K2 क्यू, ठीक है। वो बाकी चौथा ऑप्शन छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, आपके काम का नहीं है। तो यहां पर कह रहा है कि इस तरीके से इन्होंने 3 रिएक्शंस दे दिया और पूछ रहे हैं K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक चीज नोटिस करिए, मैं अभी इसका 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे लगाएंगे, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेन्युइन क्या तरीका होगा। आप अगर देख रहे हो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों रिएक्शंस में कुछ रिलेशन मिल रहा है। देखिए रिलेशन, देखिए आप देखोगे CH4 यहां पर है, 2 H2O चाहिए मतलब दोनों को जोड़ के मिल रहा होगा। अगर CO2 चाहिए तो यहां से मिल रहा है, और 4 H2 चाहिए मतलब इन दोनों को जोड़ के मिलेगा। ऐसा नहीं दिखने में लग रहा है कि अगर हम लोग पहला प्लस दूसरा करेंगे तो हमें तीसरा रिएक्शन मिलेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, ये सब जोड़ना नहीं होता इनमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K3, यही आंसर हो जाएगा आपका ये। लेकिन ये तो हुआ आपका देखने से। इस तरीके से अगर कभी भी 2 रिएक्शन को जोड़कर तीसरा रिएक्शन मिलता है तो आप उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंटू करके तीसरे के बराबर कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको एक वैसे तरीका बताया हूं क्वेश्चन देखकर। अब देखिए, अब जेन्युइन तरीका बता देता हूं, उससे भी आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। आंसर आपका नहीं चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है, बहुत आसान होगा। कुछ नहीं करिए, जैसा दिया गया वैसे लिख दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख दीजिए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ क्या करना है आपको, जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी उसको पावर में रेस कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CO2 H2 अपॉन CO H2O। इस तरह आप लिख सकते हो क्या, K1, और यहीं पर मैं इधर लिख देता हूं आपका K2। K2 क्या लिखोगे आप? K2 लिख दोगे CO H2 का क्यूब अपॉन CH4 और H2। और K3 क्या लिखोगे, यहां पर लिख देता हूं
K3 क्या लिखोगे आप, CO2 का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन की पावर 4, जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है उसको हम लोग पावर में चढ़ा देते हैं, और यहां क्या हो जाएगा आपका CH4 और H2O का होल, मतलब H2O की पावर 2। आप अगर देखो तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप K1 K2 K3 में क्या रिलेशन निकाल सकते हो? क्या आप अगर K1 इंटू K2 करो, अगर आप K1 इंटू K2 करोगे तो क्या होगा आपका, K1 इंटू मैं K2 करने के लिए आपको कह रहा हूं, तो आपका CO CO कट जाएगा, ठीक है, CO CO कट जाएगा, बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो आप अगर K1 इंटू K2 करो तो क्या वो K3 बराबर है या नहीं, आप चेक कर लो। क्या होगा, CO2 बाकी रह जाएगा, CO2 बाकी है, H2 यहां पर 3 है, यहां पर 1 पावर मिलेगी तो टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे CH4 है, CH4 है, H2O 1 और 1 2, वो हो गया। तो K1 K2 इक्वल टू K3 है कि नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए इक्विलिब्रियम से। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होगा आपका, बढ़िया नहीं होगा, आपके सॉल्यूशन चैप्टर से है, आसान क्वेश्चन है भी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से, क्वेश्चन सुन लीजिएगा आप लोग, लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखाऊंगा मैं। कहता है कि एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है बेंजीन और टॉलिन का, ठीक है, किसका किसका, बेंजीन और टॉलिन का एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है जो कि बॉयल हो रहा है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताता है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर जो है, किसका वेपर प्रेशर, बेंजीन का वेपर प्रेशर इन्होंने दे दिया कितना, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया 1022, ठीक है, सॉरी mm, ठीक है, और टॉलिन का वेपर प्रेशर दिया गया है 406 mm, ठीक है। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सर, यहां पर क्या होता है कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपको एक बात पढ़ा होना चाहिए, वो होता है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर, जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, जैसे बेंजीन का मान लीजिए, बेंजीन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही सेम चीज आ जाएगी आपके टॉलिन के लिए भी, ये होता है आपका राउल्स लॉ, ठीक है। और अगर दोनों एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक बेंजीन प्लस टॉलिन के बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा। आप जानते ही है ना, कोई एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अगर 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, तो उनका मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 ही तो होता है। एक्स ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, और बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, तो सम कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 2 बातें हुई आपकी, बस यही आपको यहां पर यूज करना है। टोटल वेपर प्रेशर के बराबर आपका क्या हो जा रहा है, आप देखिए बेंजीन का क्या लिख देंगे यहां पर, पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देंगे, पी नॉट टी इंटू क्या लिखते हैं, एक्स टी लिखते, लेकिन यहां से क्या करिए, एक्स टी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको मेरे हिसाब से दिया गया है पी नॉट बी दिया गया है, और आपको पी नॉट टी दिया गया है, ठीक है। आप इन दोनों को रख सकते हैं, इन दोनों को रख दीजिए, और टोटल वेपर प्रेशर भी आपको दिया गया है। बताइए कैसे दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में, आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि कहा गया है कि एक आइडियल सॉल्यूशन है बेंजीन टॉलिन का,
वो बॉयल करता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने का मतलब यही आपका क्या है? टोटल प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? सोल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा? जो दिया गया है, बेंजीन टोलिन को मिक्स करके उसका आइडियल सोल्यूशन जो है वो 1 एटमॉस्फेयर पे बॉयल होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mm ऑफ Hg, जिसमें सारी यूनिट है उसमें इसको भी लिखिएगा, तो यहां लिख दीजिएगा 760। अब क्या करना है? अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। पी नॉट बी पता है, पी नॉट टी पता है, एक्स बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल राउल्स लॉ पता हो और छोटी सी बात ये पता हो, ठीक है, कि अगर एक सोल्यूशन बन जाएगा तो उसमें उसके दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। और टोटल प्रेशर वाला थोड़ा चीज ध्यान दे दीजिएगा, उसने दिया था क्वेश्चन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, पीडीएफ से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां 1 मत रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सब mm ऑफ Hg में दिया गया है तो इसको भी चेंज कर लीजिएगा, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mm Hg होता है, ठीक है। तो आपके इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी 3 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं क्या है। तो ये सोल्यूशन चैप्टर के आपके राउल्स लॉ के क्वेश्चन है, और इतने ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं ये राउल्स लॉ में टोटल। तो अगर जिसने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपने पूरा राउल्स लॉ जो है आपने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर। अच्छा, जो पिछले का आंसर है वो आएगा आपका 0.574, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इतना आएगा आपका, ठीक। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो द डिहाइड्रेशन फास्ट। पूछ रहा है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया आपका, ये पूछ रहा है 4 अल्कोहल इसने दिया है, इस 4 अल्कोहल में सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन कौन जाएगा। और ये भी अल्टीमेटली आपके कार्बोकैटायन का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती क्या किसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब समझते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ H2O। तो होता क्या, अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी H+ वाले ग्रुप, मतलब कोई H+ वाला आपका मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए, या ये कह लीजिए कोई H+ प्रोड्यूसिंग एसिड्स हो, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, कुछ भी ले लीजिए जिससे आपको क्या हो, H+ मिल जाए, ठीक है। तो H+ वाला कोई भी हो, उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, ये लोन पेयर इस H+ को पकड़ लेता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका ROH2+, ठीक है। और सीधी सी बात है, यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि बाद में न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, R+ H2O, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहां पर क्या बनेगा, अल्टीमेटली कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बनेगा, और इसके बाद मान लीजिए आगे की रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये आपका एक इंटरमीडिएट हो गया। कार्बोकैटायन कार्बन आयन जो बनते हैं क्या होते हैं, इंटरमीडिएट हो गया। तो आगे का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इस इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। इंटरमीडिएट जितना अच्छा स्टेबल होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। वही हाल है कि आप एक हैं, आपने जितनी पढ़ाई किया, अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपका वो इंटरमीडिएट स्टेट है। आपने जितना अच्छा पढ़ाई किया आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा आएगा, मतलब आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें आपका मैंने कहा सबसे पहला मेसोमेरिक होता है, दूसरा आपका एरोमेटिसिटी, तीसरा रेजोनेंस, चौथा हाइपर कंजुगेशन, पांचवा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप अगर यहां पर देखना चाहो तो सबसे पहले क्या करो, सब में कार्बोकैटायन जनरेट कर दो, ठीक है।
तभी आपका आसान हो पाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा इससे कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका क्या, यहां पर इससे कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा आपका ये, और यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको निकालेंगे तो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी यहां पर बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका। यहां पर देख लीजिए मेसोमेरिक और एरोमेटिसिटी रेजोनेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग पाएगा, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ही बसता है यहां पर। तो आप क्या करिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पर आप हाइपर कंजुगेशन से देख लीजिए। जहां पर ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है बताइए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन, और सब आपका क्या है, CH3 ग्रुप है। तो यहां पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर देखिए, यहां पर ए भी अल्फा, ये अल्फा, और सबके पास कितने, 2 तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए इसका कहां मैंने बनाया, यहां पर बनाया है, तो अल्फा अल्फा तो कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पर देखेंगे तो यही एक अल्फा कार्बन है, दैट इज 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक, जो ऑर्डर बताए इसी ऑर्डर में आप फॉलो करते जाइएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने समझा कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, वहां से क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकैटायन, ये आपका एक इंटरमीडिएट है, आगे का प्रोडक्ट इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो वही बात है आती है यहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपने यहां से पढ़ लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अगला एक आपका इनऑर्गेनिक आएगा और एक आपका ऑर्गेनिक आएगा। इनऑर्गेनिक में क्या, अगला इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन उसको पहले कर लेते हैं हम लोग, तब ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आराम से करेंगे। वो क्या है, कह रहा है कि which of the following has the D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए, पूछ रहा है किसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहला COF6 3+, दूसरा FeCN का होल 6 3-, तीसरा COH2O का होल 6 2+, और चौथा PTCl4। PTCl4 कैसे होगा भाई, आप वैसे ही काट सकते हो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, PTCl4 कैसे हो जाएगा भाई, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन जो दिया गया है इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, D2sp3 के लिए। वैसे आपने अगर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सोल्यूशन वाला वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पूरी कहानी ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, D2sp3 कहां होगा, sp3d2 कहां होगा, वो सब मैंने बातें बता दिया था, लेकिन मैं यहां पर उस बात को फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लें, सबसे पहले हम लोग पहला कर लेते हैं। पहले में अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, CO के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CO क्या होता है 4s2 3d7। ठीक है, तो सीधी सी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो कहां से निकालेंगे, 4s से ही निकालेंगे। ठीक है, 4s में ही भरते हैं, 4s से ही निकालते हैं। ठीक है, रीजन भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका था पहले ही कि जब 4s में हम लोग भरते क्यों हैं, क्योंकि वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल की बात आती है। ठीक है, n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। और निकालते क्यों हैं, क्योंकि जब D में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है ना तो D की पुअर सील्डिंग होती है। D की पुअर सील्डिंग होने की वजह से जो इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे क्या होता है कि एक चीज होता है Z इफेक्टिव = Z - सिग्मा होता है, इस सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ जाने के बाद आप
उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जेड इफेक्टिव मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं पाओगे आप, तब जेड इफेक्टिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे हो, तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां निकलेगा, यहां से। तो निकालिए कितना आ जाएगा आपका, 3d6 आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी 3d के बाद ये आपका 4s खाली है, आगे 4p खाली होगा, आगे 4d भी खाली होगा आपका, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक, वो सब खाली होंगे आपके। यहां पर क्या है, F है। यहां पर जो लीगेंड है वो मेरा F माइनस है, और F माइनस हमारा एक वीक फील्ड लीगेंड होता है। वीक फील्ड लीगेंड जो होंगे वो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। पेयरिंग नहीं करा पाते तो मुझे बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ऐसे ही आप सभी में कर लीजिए, किसी न किसी में आपका आंसर तो आ ही जाएगा। और ऐसे ही आप करना चाहें तो FeCN का होल 6 3 माइनस में कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो Cn होता है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। H2O भी आपका वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, और Cl तो आपका वीक फील्ड लिगेंड है ही, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी Fe3+ आ जा रहा है, और यहां पर भी हो जाएगा 4s0 और 3d5 हो जाएगा। लेकिन यहां पर बस बात वही है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, वो पेयरिंग कराते हैं। 3 2 5 5 हो गया ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने क्या बताया, पेयरिंग कराते हैं। इसकी पेयरिंग होगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो आगे खाली पड़ा ही था, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मिलके क्या बन जाएगा, D2sp3। तो क्या हो जाएगा आपका D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलिए इसका आप टिक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से होता है। और वहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, इस वजह से इसका भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और वो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बाइंड अप करना चाहूं तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पूरी कहानी बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि D1 से लेकर D3 तक D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। D2sp3 ही होगा, आप देख लीजिएगा D2sp3, क्योंकि मैं अंदर वाला मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होता है आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अंदर वाला ले लेंगे, D2sp3 बन जाएगा, चिंता मत करें, हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर D4 से D7 के बीच में, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की नौटंकी चालू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। D1 से D3 में हमेशा D2sp3 होगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां पर मतलब हो जाता है। यहां पर क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा आपका, तब आपका D2sp3 होगा, दैट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तब क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से आप यहां पे डायरेक्ट देख लेते हैं, यहां पर आप डायरेक्ट देख सकते थे कि D5 हो जाता, D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड D2sp3, ठीक है। और ऐसे ही आप फिर आगे D8 से और D10 तक चले जाओगे, कोई लोड नहीं लेना आपको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 ही होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। ये रही आपके टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी, ओवरऑल कहानी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हो।
आगे मैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आपसे लूंगा जिसमें मैं आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद होगी तो आप समझ तो जाओगे ही देख के। ठीक है, मैं आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा कहीं पर भी कभी भी, नहीं तो ऐसे तो जिंदगी भर डाउट में ही रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसको भी आपको ध्यान रखने पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मैं किसी न किसी एक क्वेश्चन में कभी न कभी मैं लूंगा, मेरे दिमाग में है। कभी मैं एक क्या करूंगा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर आपके बीएससी मैथ वालों के लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी मैं ऐसा करूंगा कि 5 क्वेश्चन आपके इसी पर ले लूंगा, कोऑर्डिनेशन पर ही। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही लेक्चर में सब कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स लिखे गए हैं, CH3 COO माइनस, CH3O माइनस, Cn माइनस और CH3 SOO माइनस। ठीक है, और क्या कहा है आपको सेट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या सेट करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक, पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तब ना आपको यह पता चलेगा और उनके ऑर्डर्स को हम लोग देखते कैसे हैं, तब आप ये आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, या किसी भी ऐसे मतलब कहीं पर भी आपको किसी भी रिएक्शन में कोई ग्रुप कब न्यूक्लियोफाइल के तरीके से एक्ट कर सकता है। देखिए कोई भी ऐसा ग्रुप एटम सबस्ट्रेट जिसके पास क्या हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपका पाई बॉन्ड के फॉर्म में, चलिए पहले पाई बॉन्ड नहीं लेते हैं, क्या कहा मैंने, किसी भी एटम ग्रुप या सबस्ट्रेट के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, वो आपका कई फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, हो सके उसके पास निगेटिव चार्ज हो सके लोन पेयर हो सकता है कि डबल बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, हो सकता है कि एरोमेटिक पाई क्लाउड टाइप का हो, इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक पाई क्लाउड, ये भी आपकी एक तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हो सकता है कि आपको वो एक इस तरीके से भी मिल जाए, इस तरीके के एरोमेटिक पाई क्लाउड हो, या हो सकता है कि एरोमेटिक पाई क्लाउड विथ हेट्रो एटम कुछ इस टाइप का हो। मतलब इस टाइप की आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है किसी भी एटम ग्रुप सबस्ट्रेट के पास, तो वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से एक्ट कर सकता है, वो एज अ बेस एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बात आती है कि सर न्यूक्लियोफाइल के तरीके से एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस टाइप के 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से एक्ट करेंगे या तो बेस के तरीके से एक्ट करेंगे। जब भी ये किसी मान लीजिए अटैक करते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, तो किस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंट सेंटर पर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करते हैं अदर देन हाइड्रोजन के अलावा, तो उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं उनको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस क्या होते हैं, बेस वही होते हैं जो कि H को पकड़ेंगे। ठीक है, H+ को पकड़ेंगे, वही बेस होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन
एक्सेप्टर आर कॉल्ड दी बेस। तो वही ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर कर या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करके प्रोटॉन को पकड़ते हैं, H+ को पकड़ते हैं, उनको हम लोग बेस कहते हैं। और या ऐसा कह लीजिए, और या मतलब इनको बेस कहते हैं। और बाकी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर किसी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करके किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करती है, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यही अंतर होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में। इसको मैं आपको डिटेल में बात करूंगा आपसे कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में। यहां पर आपको बेसिकली ये देखना है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में देखिए क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रेटर देन निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रेटर देन लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ना कि आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी एकदम साफ कर दूंगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देखिएगा, आप हम लोग से पढ़े नहीं ना, इस चीज का आपको घाटा होगा। थोड़ा तो आपको लगेगा कि पढ़ना चाहिए था। ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रेटर देन आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड विथ ईडीजी, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड विथ ईडीजी, ग्रेटर देन एरोमेटिक पाई क्लाउड इस टाइप का, एरोमेटिक पाई क्लाउड इस टाइप का। देन आपका हो जाएगा एरोमेटिक पाई क्लाउड टाइप बेंजीन रिंग टाइप की, और अगला एरोमेटिक पाई क्लाउड होगा जिसमें आपका बेंजीन रिंग विथ हेट्रोएटम होगा। ठीक है, ये कुछ सिस्टम होता है। तो क्या कहा मैंने, ये आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। कभी भी आपको सेट करना होगा तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसे ही सेट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले बता दिया कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने तरीके की हो सकती है वो मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं उन सभी में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, वो मैंने बता दिया कि निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरीके से आप ऑर्डर यहां पर सेट कर सकते हो। बात करेंगे कि सर यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा क्यों है। उसका रीजन है, अभी मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन बता रहा था कि क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर कर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करे, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। भाई जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर ही अटैक करेगा। तो मैंने क्या कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अरे तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे अच्छे से डोनेट करेगा, सबसे यहां पर दो चीजें आ जाती हैं। क्या, एक तो होना चाहिए और दूसरा डोनेशन उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरे पास पैसा हो तो दो चीजें मेरे पास, अगर मुझे किसी को दान करना दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मेरे पास पैसा हो और दूसरा मेरे अंदर डोनेशन टेंडेंसी हो। अगर आपका निगेटिव चार्ज है तो मतलब है तो बहुत ज्यादा। निगेटिव चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा बहुत ज्यादा है, सबसे प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज मतलब है तो, और क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब वो उस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से होल्ड करके नहीं बैठा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके बैठेगा, स्ट्रांगली होल्ड करके, देना नहीं चाहेगा। वही केस है कि जैसे मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा लेकिन मेरा दिल नहीं है देने का। ठीक है, तो मेरा दिल अगर देने का नहीं होगा तो मेरे पास होते हुए लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा, वो केस है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं देना चाहता हूं, खुले दिल का हूं, तो वो केस ये होगा। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कि बहुत कस के पकड़ के नहीं बैठा, डोनेशन इजी होगा, तो इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर कम हो जाएगी। और ऐसे ही डबल जो बॉन्डेड मैंने लिखा, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड,
ये सब बॉन्डेड स्टेट में है भाई। बॉन्डेड स्टेट में आप उतना अच्छा डोनेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, सीधी सी बात है, आप बॉन्डेड स्टेट में डोनेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। वही सब केसेस यहां पर भी आते हैं, सबकी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, आप याद रखिएगा इन सब चीजों को। हाँ, एक बात ये बता दिया मैंने कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, आप यहां से याद कर सकते हो इस चीज को भी, कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डायरेक्ट मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो कब ज्यादा होगी, मतलब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या आप लिख सकते हो इस तरीके से, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। भाई सीधी सी बात है यार, अगर लोकलाइज्ड होगी तो सीधी सी बात है कि डोनेशन इजी होगा। लोकलाइज्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका, डोनेशन इजी हो जाएगा, और डीलोकलाइज्ड है तो डोनेशन क्या हो जाएगा आपका, टफ हो जाएगा। अरे डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, ये देखिए ये डीलोकलाइज्ड है इधर भी और इधर भी, तो ये बताइए ये इतना तगड़ा डीलोकलाइज्ड है, इसको आप कहां दे पाओगे, डोनेशन कर पाओगे? अरे अगर डोनेशन ही नहीं कर पाओगे इस नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, वहां पर अटैक ही नहीं कर पाओगे, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या खाक देखोगे आप? यही बात मैं इतनी देर से आपसे कर रहा हूं, ठीक है। यही दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इससे अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कोई क्लियर नहीं करेगा, बता दे रहा हूं। पहले सबसे पहली चीज बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, किस किस तरीके की हो सकती है वो बता दिया, और जिस जिस तरीके से हो सकती है उसमें ऑर्डर कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और सबका रीजन बता दिया हूं मैं, क्योंकि हमें यही दो ही चीज देखनी है कि होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसका डोनेशन होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका, इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, एक आता है आपका ईडीजी ग्रुप और एक होता है ईडब्ल्यूजी ग्रुप, दो चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप ये बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के? अरे सीधी सी बात है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी ग्रुप की होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होते कौन है, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तीन मैंने आपको फैक्टर बता दिया यहां पर, ठीक है। अल्टीमेटली सब चीजों का जो समरी है वो एक ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन, ठीक, दो ही चीज देखना है। आइए जो आपके क्वेश्चन दिया गया था उसकी मैं बात कर लेता हूं, नहीं तो क्वेश्चन आपका खो जाएगा यहां पर। ऐसा काम करिए ना आप, मैं मिटा दूंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए इतना, तब मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट करना आपको, हट जाता हूं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आप अपने नोट्स में देखिएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। नोट्स देखिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। यहां पर देखिए आपके चार दिए गए हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर N पे, और यहां पे उस तरीके का है आपका, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो सबसे आगे आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक Cn माइनस और एक Ka। पहले आप देख लीजिए, आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना सब में नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में सब में प्रेजेंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबके पास है, डोनेशन कहां पर आसान पड़ रहा है, देखिए यहां पर डोनेशन आसान नहीं, क्योंकि यहां पर कैसा, ये डीलोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में इधर चला जाएगा, और यहां पर डबल रेजोनेंस लग जा रहा है, तो वो तो सबसे खराब, तो सबसे पहले डी वाला आ जाएगा, सबसे खराब न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर एक न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन डोनेशन बुरा है, ठीक है।
यहां पर आपका आता है ये दो CH3O माइनस और ये Cn माइनस, जो मैंने बताया उसी बेसिस पे भी हो जाएगा। पहले आपको Cn माइनस का स्ट्रक्चर क्लियर हो तब आगे कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम है, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर है और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर है। मैंने क्या कहा था कि आपको दो चीज देखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और उसके बाद वो उसका डोनेशन हो पाए। ठीक है, यहां पर डोनेशन हो पाएगा, बहुत आसानी से होगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पकड़ के बैठा नहीं है, जाने देगा। और ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने पास पकड़ कर बैठे रहेगा और पकड़ कर बैठे रहेगा, इस वजह से यहां पर हो जाएगा पहले आपका बी एंड देन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, DABC आपका आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूं आपके ये प्रेजेंट हो ऑप्शन में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने यहां पर आपका लगा दिया। कहां गया भाई, तो ये है आपका आंसर में DABC। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आंसर आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से दिया गया है, तो डिक्रीजिंग के हिसाब से आंसर मिलना चाहिए, CBAD मिल जाएगा आपको आंसर, देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप, न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। दो ही चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और उसका डोनेशन आसान होने पाए। ठीक है, यही दो चीज देखेंगे, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो आसानी से आपका निकल आएगा। ठीक है, जितना मैंने यहां पर लिखा दिया, जितना बता दिया, इससे ज्यादा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसी बेसिस पे भी मैंने बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा आपकी डोनेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और मैंने इस क्वेश्चन में लगा बताई, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया इतना कुछ बताने के बाद। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।